नॉन वेज और वेज खाने वाली काली गोरी बहू। ओम गृणी सूर्यादित्योयम ओम गृणी सूर्यादित्यश्री ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। जय हो सूर्य देवता की। जरा घर के बाहर देख कर आऊं अखबार वाला आया है या नहीं। तुलसी देवी इतना कहकर घर के बाहर मेन गेट पर आती हैं कि उसे अपने घर के सामने छोटी छोटी खाई हुई हड्डियां पड़ी हुई मिलती हैं। शिव 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 शिव, ये सुबह सुबह इनका नाम लेने की जगह ये क्या देखने को मिल गया। जरूर ये सामने वाली पड़ोसन की बहू तारा ने किया है, इसीलिए मुझे मांसाहारी खाने वाले लोग पसंद नहीं है। अभी बताती हूँ। अरे ओ कमला, जरा बाहर निकल। ये क्या किया है तेरी बहू ने? रात को सोने में जी घबराता है क्योंकि तुम उल्टा सीधा बनाते रहते हो, और दिन में सड़क पर ये सब कौन डालता है। ब्राह्मण तुलसी देवी की बात सुनते ही पड़ोसन कमला और उसकी बहू तारा बाहर आते हैं। अरे क्या हुआ तुलसी तुझे? क्यों सुबह सुबह एफएम रेडियो की तरह चालू हो जाती है? वही तो मॉम जी, इतनी अच्छी नींद में सो रही थी मैं, पर आंटी की कांटों भरी आवाज ने मुझे जगा दिया। तुम दोनों ज्यादा सती सावित्री बनने की कोशिश मत करो। नींद तो तुम लोगों ने मेरी उड़ा रखी है। ये हड्डियां खाकर मेरे घर के सामने क्यों डाल दी हैं? क्या तुम्हारे घर में कूड़ादान नहीं है? ओह मॉम जी, लास्ट नाइट मैंने ये खाकर घर के बाहर डस्टबिन में डाल दिया था, लेकिन रात को गली के कुत्तों ने आंटी जी के घर के आगे फेंक दिया। अब इसमें मेरी क्या गलती? मुझे तो पता था मेरी बहू ऐसा कर ही नहीं सकती, पर मुझे पूरा विश्वास था ये किया धरा तुम्हारी बहू का ही होगा। अरे कम से कम वेजिटेरियन बहू लाती तो तुझे इतना शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। कमला, मेरा धर्म भ्रष्ट मत करवाओ। ये देख भी नहीं पाती मैं। जल्दी से इसे साफ करवा दे, पूजा का वक्त हो रहा है। हाँ हाँ, कर रही हूँ मैं। तभी तारा तुलसी देवी के घर के आगे से सफाई कर देती, फिर बड़बड़ाती हुई तुलसी घर में आती है। उसे देखकर उसके दोनों बेटे अमन और पीयूष कहते हैं, क्या हुआ माँ? सुबह आपको किसने गुस्सा दिला दिया? बाहर से आ रही है माँ, जरूर सामने वाली पड़ोसन ही होगी। आज फिर घर के बाहर हड्डी डाल दी होगी। ये और इसकी बहू कर भी क्या सकती है? जिस सोसाइटी में रहते हैं थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए ना। अपनी हड्डियां खाकर ही डाल देते हैं। मैंने तो सोच लिया है, ऐसी तारा जैसी नॉन वेजिटेरियन बहू तो बिल्कुल नहीं लाऊंगी अपने बेटों के लिए। अच्छे से सर्वगुण संपन्न वेज खाने वाली बहू ही लाऊंगी। हाँ हाँ माँ, लेकिन मैं माँ की ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाऊंगा। भारती तो मुझसे शादी करने के लिए कितना कह रही है, और वो नॉन वेजिटेरियन है। एक हफ्ते में एक बार तो टंगड़ी कबाब जरूर खाती है। बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया। एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ कुआं। पर शादी तो होकर ही रहेगी। बिना बताई करूंगा, वरना माँ तो बिल्कुल भी नहीं मानेगी। अच्छा माँ, अब आप शांत हो जाइए, चाय पी लीजिए। ये सुनकर तुलसी देवी अपने बेटे के बने हाथ की चाय पीती है। 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। पीयूष अपनी गर्लफ्रेंड भारती से शादी करके घर की चौखट पर आ जाता है। ये देखकर तुलसी देवी कहती है, हे भगवान पीयूष, ये तूने क्या किया? तूने अपनी माँ को बिन बताए किसी लड़की से शादी कर ली? क्यों नहीं बताया तूने? एक बार कह देता। माँ, वो दरअसल भारती नॉन वेजिटेरियन है। यह बात मैं आपको बता नहीं सकता था। बताता तो आप शादी नहीं करने देती, इसलिए मैंने डायरेक्ट शादी कर ली। प्लीज माँ, मुझे माफ कर दीजिए, पर हम दोनों एक दूसरे से काफी समय से प्यार करते हैं। हमें अपना लीजिए। सॉरी माँ जी, मेरी एक ही तो कमी है कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, पर मुझे देखिए, मैं हूँ तो बिल्कुल गोरी चिट्टी ना, और खाना भी अच्छे से बना लेती हूँ। तो ये भूल जाओ कि मैं ब्राह्मण हूँ, या मैं ये भूल जाऊं कि तू मांसाहारी खाने वाली है। जो मैं नहीं चाहती थी वही हो गया, सत्यानाश हो। लेकिन बेटे की खातिर अब तेरा गृह प्रवेश भी मुझे करना होगा। बेचारी सास दिल पर पत्थर रखकर अपनी मांसाहारी खाने वाली बहू का गृह प्रवेश करती है। अगले दिन सुबह उससे पहले रसोई का खाना बनाने के लिए कहती है, माँ जी ने बोला है जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छे से बनाना आता है वही बनाऊं। क्यों ना मैं चिकन करी ही बना दूं। इस तरह बनाऊंगी कि माँ जी को पता ही नहीं चलेगा, और क्या पता उन्हें पसंद आए तो मुझे अपना ले। ये सोचकर भारती बाजार से चिकन लाकर घर में बनाने लगती है। उसके मसालों की खुशबू इतनी अच्छी होती कि नॉनवेज की बदबू भी तुलसी देवी तक नहीं पहुँचती। फिर सास आकर कहती है, अरे बहू, अभी तक तूने खाना क्यों नहीं बनाया? बस माँ जी, हो ही गया। पूड़ी गरम गरम सिक रही है। कुछ देर बाद भारती खाना बनाकर अपनी सास को खिलाती, जिसे खाकर वो कहती है, अरे वाह बहू, तूने सच कहा था, तू बहुत अच्छा खाना बनाती। जरा थोड़ा सा और सोयाबीन की चाप देना। माँ जी, ये सोयाबीन की चाप नहीं है, ये तो मैंने चिकन करी बनाया था। भारती, तुम पागल हो क्या? हंस रही हो? सॉरी पीयूष, मुझे लगा एक बार माँ जी को चिकन खिलाऊंगी तो शायद वो भी मेरी तरह खाने लग जाए, इसलिए मैंने बनाया। क्या
नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तू जानती है ना, मैंने तुझे कल ही कहा था कि मुझे ये सब नहीं पसंद। एक तो तू मेरे घर में ये सब ले आई, ऊपर से तूने मुझे खिला भी दिया। पीयूष देख तेरी पत्नी ने क्या किया है, नासपीटी कहीं की, धर्म भ्रष्ट कर दिया। ये कहते कहते तुलसी देवी का जी घबराता और वो उल्टी करती है। उसकी हालत देखकर उसके बेटे उसे संभालते और सास भारती को खरी खोटी सुनाने लगती है। घर में सास अब बहू को नॉनवेज खाने नहीं देती है। वहीं गुजरते वक्त के साथ भारती का नॉनवेज खाने का बहुत मन करता, क्योंकि कुछ दिनों से वो तुलसी देवी की वजह से परहेज कर रही थी। एक दिन बाहर से नॉनवेज खाकर आने पर उसकी साड़ी में कुछ हड्डियां अटक कर साथ आ गई थी। ये देखकर तुलसी देवी फिर उस पर चिल्लाती है, सत्यानाश हो तेरा, तो कभी मेरी बात नहीं समझ सकती, सब बर्बाद कर दिया रे। जाकर जल्दी से नहा और इसे बाहर फेंक, मुझे गंगा जल छिड़कना पड़ेगा। सॉरी माँ जी, पता नहीं ये कैसे आ गया, मैं अभी नहा कर आती हूँ। कमरे में जाते ही भारती की शक्ल देखकर पीयूष कहता है, तुम तो बाहर गई थी ना, क्या हुआ, माँ ने तुम्हें सुना दिया? और क्या, मैं तो इतने दिन परहेज भी कर गई, ना इस घर में ला सकते ना बाहर खाकर आ सकते हैं। माँ जी को हमेशा मुझसे प्रॉब्लम रहती है, अब मुझे हैबिट है तो मैं क्या करूं। ये कहकर भारती नहाने चली जाती है। फिर पीयूष भारती को समझाता है। वहीं तुलसी देवी अपनी एक बहू नॉनवेज वाली के आने पर छोटे बेटे अमन के लिए पारुल नाम की काली सर्वगुण संपन्न बहू ढूंढ लेती है। कुछ ही दिनों बाद उनकी शादी करवा देती है। अगले दिन पारुल पहली रसोई में बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। अरे वाह छोटी बहू, तूने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। ये खीर, पकौड़े, रसमलाई, शाही पनीर, मटर दाल मखनी। बड़ी बहू देख, पारुल बहू कितनी अच्छी है, भले ही काली है लेकिन गुण तो इतने अच्छे हैं, खाना भी इतना अच्छा बनाया, और सबसे बड़ी बात, तेरी तरह मांस नहीं खाती है। कोई बात नहीं माँ जी, अगर जेठानी जी से ये सब नहीं छोड़ा जा रहा तो कोई हर्ज नहीं, शायद वो ये सब बचपन से ही खाती है, कुछ आदतें बदलना मुश्किल होती है। माँ जी आपको उन्हें अपना लेना चाहिए। पारुल तुम सच में बहुत अच्छी हो, माँ जी ने तो तुम्हें काला होने पर भी अपनाया है। आज मेरे गोरेपन का भी जो घमंड था ना, वो टूट गया है, और तुम इतनी अच्छी हो, एक दिन में ही मेरा सपोर्ट कर दिया। मुझे भी अब पछतावा हो रहा है, मैं कोशिश करूंगी कि अब से ना खाऊं। कोई बात नहीं बहू, मुझे भी माफ कर दे, मैं तुझ पर कब तक अपना दबाव डालती रहूंगी। तेरा मन है नॉनवेज खाने का तो तू बाहर खाकर आ सकती है। ये हुई ना बात, अंत भला तो सब भला। इसके बाद तुलसी देवी अपनी बड़ी बहू को भी अपना लेती है और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। हाँ माँ, खाने में क्या बनाया है? जल्दी से मुझे खाना दे दो ना, बहुत भूख लगी है। ललिता पिंकी को चावल और अचार खाने को देती है। माँ ये तो कल रात का बासी चावल है और इसके साथ कोई सब्जी भी नहीं है। पिछले 2 दिन से आप हमें रोज रोज ये अचार, रोटी और बासी चावल खिला रही हो, मुझे ये नहीं खाना। ऐसा नहीं कहते पिंकी, ये भी तो खाना है और इसे खाने के लिए माँ हमारे लिए कितनी मेहनत करती है। चलो आज मैं तुम्हें माँ के हाथों बना टेस्टी टमाटर वाला अचार खिलाती हूँ। ये बोलकर पूजा बरनी से टमाटर के अचार के साथ पिंकी को चावल खिलाती है। वाह दीदी, माँ के बनाए टमाटर के अचार में तो सच में बहुत टेस्ट है। ललिता के हाथों बने टमाटर के अचार के स्वाद में गजब का स्वाद था। हर माँ की तरह ललिता भी अपनी 5 बेटियों को अच्छी जिंदगी देना चाहती थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जहाँ वह टमाटर की खेती करके हर दिन पके टमाटर को बाजार में बेचा करती थी, मगर साग सब्जियों की महंगाई के कारण वह अचार से खाना खाते थे। पूजा बेटी, मैं खेत पर जा रही हूँ, शाम तक लौटूंगी, अपना और अपनी बहनों का ख्याल रखना। ठीक है माँ। खेत में आकर ललिता देखती है कि पूरा का पूरा खेत ढेर सारे लाल रसीले टमाटर से लदा होता है। अरे कल तक तो मेरे खेत के सारे टमाटर कच्चे और हरे थे, लेकिन आज ये पक कर तैयार हो गए हैं। इन्हें तोड़कर बेच आती हूँ। आज मैं अपनी 5 बेटियों को अच्छा खाना जरूर खिलाऊंगी। टमाटर तोड़कर ललिता उन्हें सस्ते भाव में व्यापारी के हाथों बेचकर पैसे लेकर घर आती है, जहां ललिता का शराबी पति गजेंद्र गुस्से में घर का सामान तोड़ फोड़ रहा होता है और उसकी 5 बेटियां एक कोने में खड़ी होती हैं। ललिता के हाथों में पैसा देखकर गजेंद्र उसे मक्खन लगाते हुए कहता है, आ गई मेरी रसमलाई, ला दे, ये पैसे मुझे दे। नहीं, मैं तुम्हें ये पैसे नहीं दूंगी। मेरी बच्चियां भूखी हैं, उन्हें खाने की जरूरत है। तुम सारा दिन शराब पीते रहते हो, कमाते धमाते तो हो नहीं, शर्म नहीं आती तुम्हें मुझसे पैसे मांगते? ससुरी जवाब देती है, मैं तेरा पति हूँ, पति परमेश्वर। ला दे ये पैसे मुझे, और ये 5 हरामजादी खाकर क्या करेंगी? गजेंद्र ललिता से पैसे छीनकर शराब पी जाता है। उस रात बहुत ही जोरों की बारिश होती है। तभी बारिश में भीगा हुआ गजेंद्र घर आता है और अचानक से उसे खून की उल्टियां होती हैं। हे भगवान, इन्हें तो खून की उल्टियां हो रही हैं, मैं क्या करूं? मुझे इन्हें अस्पताल लेकर जाना होगा। माँ, मैं और पूजा दीदी भी आपके साथ चलते हैं।
ललिता और गीतू और पूजा गजेंद्र को अस्पताल लाती हैं, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। पूजा दीदी, पिताजी ठीक तो हो जाएंगे? हाँ गीतू, भगवान पर भरोसा रखो। डॉक्टर साहब, मेरे पति को क्या हुआ है? देखिए, ज्यादा शराब पीने के कारण आपके पति की किडनी डैमेज हो गई है। उसका ऑपरेशन करना होगा और ऑपरेशन में 2 लाख रुपए लगेंगे। अब तक तो गरीब ललिता के सर पर अपनी 5 बेटियों का पेट पालने की ही जिम्मेदारी थी, मगर अब उसे अपने पति की जिंदगी भी बचानी थी। ललिता दिन रात बस यही सोचती थी कि आखिर वो ऐसा क्या करे। तभी 5 साल की पूजा और 7 साल की स्वीटी उसके पास आती है। माँ, थोड़ा सा खाना खा लो, तुमने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। हाँ माँ, थोड़ा सा खा लो, अगर तुम नहीं खाओगी तो हम भी नहीं खाएंगे। पूजा अपनी माँ को टमाटर का अचार और रोटी खिलाती है। तभी ललिता भी अपनी 5 बेटियों को एक एक निवाला खिलाती है और नीलू कहती है, माँ, तुम कितना स्वादिष्ट टमाटर का अचार बनाती हो। माँ, तुम ये टमाटर के अचार बनाकर बाजार में क्यों नहीं बेचती? उससे तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे और पिताजी का ऑपरेशन जल्दी हो जाएगा। नीलू की बातें गरीब ललिता को कमाई का एक नया रास्ता दिखाती हैं, जिसके बाद ललिता खेत से सारे टमाटर तोड़कर घर लाती है और टमाटर का अचार बनाना शुरू करती है, जिसमें कि उसकी 5 बेटी भी उसकी मदद करती हैं। ये देखकर गजेंद्र कहता है, मुझे बचाने के लिए मेरी बीवी और मेरी 5 बेटियां कितनी मेहनत कर रही हैं। मैं न तो अच्छा पति बन पाया, न एक अच्छा पिता। ऐसा कहते हुए गजेंद्र फूट फूट कर रोने लगता है। तभी पिंकी उसके आंसू पोंछकर कहती है, चुप हो जाओ पिताजी, आप रो मत, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, आप ठीक हो जाओगे। फिर ललिता और उसकी 5 बेटियां टमाटर का अचार बेचने बाजार में आती हैं और फुटपाथ पर बैठकर अचार बेचने लगती हैं। अचार ले लो, अचार, स्वादिष्ट टमाटर के खट्टे मीठे अचार, 10 रुपया पाव, स्वादिष्ट अचार। अंकल आंटी, टमाटर के अचार खरीद लो, हमारी माँ बहुत स्वादिष्ट अचार बनाती हैं, ऐसा अचार आपको कहीं नहीं मिलेगा। चल हट, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी ये सड़क छाप अचार। पता नहीं तुम गरीब माँ बेटियों ने किस सड़े गले टमाटर से बनाया होगा ये अचार। इस बाजार में स्टोर और मॉल की कमी नहीं है, हम वहीं से अचार खरीदेंगे। ग्राहक उन गरीब माँ बेटियों को फटकार कर चला जाता है। सुबह से शाम ढल जाती है, मगर उन गरीब माँ बेटियों के बनाए टमाटर के अचार को कोई नहीं खरीदता। माँ, इस बाजार में इतने सारे स्टोर और मॉल हैं, इसीलिए हम गरीब माँ बेटियों के अचार कोई नहीं खरीद रहा, ऐसे कैसे चलेगा? ललिता और उसकी बेटियां उदास होकर अचार लेकर घर लौट आती हैं। अगले दिन फिर से अचार बेचने बाजार आती हैं, मगर आज भी उनके अचार कोई नहीं खरीदता। मुझे नहीं लगता कि हमारे बनाए टमाटर के अचार बिकेंगे। मैं ऐसे समय नहीं गवा सकती। कल एक आखिरी बार हम अपने टमाटर के अचार बेचने की एक आखिरी कोशिश करेंगे, वरना मैं कुछ और काम करूंगी। अगले दिन वह फिर से बाजार में आती है, जहां बाजार में बढ़ी टमाटर की तेज महंगाई के कारण ग्राहक उसके पास आते हैं। अरे ओ अचार वाली, ये टमाटर के अचार कैसे बेच रही हो? 15 रुपए पाव और 60 रुपए किलो मैडम जी। सिर्फ 60 रुपए किलो? इतने सस्ते अचार तुम्हारे टमाटर के अचार के भाव से ज्यादा महंगे तो बाजार में टमाटर बिक रहे हैं। फिर तुम इतने सस्ते अचार क्यों बेच रही हो? कहीं इस अचार में सड़े गले टमाटर का इस्तेमाल तो नहीं किया? नहीं नहीं आंटी जी, हमारी माँ के बनाए टमाटर के अचार सस्ते इसलिए है क्योंकि हम टमाटर खुद मेहनत करके खेत में उगाते और फिर अचार बनाते। एक अचार चक्कर देखिए। जैसे ही वह औरत टमाटर का अचार चखती है तो अचार स्वाद में बहुत ही गजब के होते हैं। सचमुच ये अचार तो वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट है। एक काम करो, ये सारे अचार मुझे दे दो, मुझे ये सारे टमाटर के अचार चाहिए। बताओ कितने पैसे हुए? सारे अचार के 3000 रुपए हो गए मेम साहब। वह औरत ललिता को 3000 रुपए देकर अचार खरीद लेती है। माँ, बाजार में टमाटर की महंगाई के बढ़ते ही लोग हम गरीब माँ बेटियों के ही अचार खरीद रहे हैं। कल से हम टमाटर के अचार के साथ साथ बाजार में टमाटर भी बेचेंगे, इससे हमें अच्छी कमाई होगी। हाँ पूजा बेटी, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। अगले दिन सुबह सुबह ही ललिता और उसकी बेटियां खेत से टमाटर तोड़कर उन्हें टोकरी में लेकर बाजार में आती हैं। पूजा, गीतू, नीलू बेटा, तुम ये अचार की बरनी ले लो और मैं एक टोकरी टमाटर लेकर बाजार चलती हूँ। ठीक है माँ। थोड़ी देर में ललिता अपनी बेटियों के साथ बाजार पहुँच जाती है। अचार ले लो, अचार, ताजे ताजे टमाटर के खट्टे मीठे अचार, सस्ते और स्वादिष्ट अचार, साथ में ताजे रसीले टमाटर भी एकदम सस्ते, सिर्फ 50 रुपए किलो। क्या क्या कहा? सिर्फ 50 रुपए किलो? वो भी इतने ताजे रसीले और बड़े बड़े टमाटर? अरे वाह, इन बाजार के ठेले वालों ने तो महंगे टमाटर बेचकर लूट मचा रखी है। एक काम करो, तुम जल्दी से 2 किलो टमाटर तौल दो। अंकल, साथ में टमाटर के अचार भी ले जाइए, हमारी माँ स्वादिष्ट और टेस्टी टमाटर के अचार बनाती है, खाकर देख लीजिए।
ग्राहक एक टमाटर का अचार चखता है, वह खुशी से टमाटर का अचार खरीद लेता है। धीरे धीरे बाजार के सभी ग्राहक गरीब ललिता और उसकी बेटियों से उनके स्वादिष्ट टमाटर के खूब सारे अचार खरीदते हैं और सस्ते होने के कारण टमाटर भी उन्हीं से खरीदते, जिससे उनकी बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है और वह पैसे इकट्ठे करके गजेंद्र का ऑपरेशन करा लेती है। देखिए पिताजी, हमने कहा था ना हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। हाँ मेरी बच्चियों, मैं हमेशा तुम्हें बोझ समझता था, मगर तुमने मुझे नई जिंदगी दी। ललिता, ललिता मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें बहुत दुख तकलीफ दिया। मैं हमेशा तुम्हें कोसता रहा कि तुमने मुझे एक बेटा नहीं दिया, मगर मेरी बेटियां बेटों से कम नहीं बल्कि बढ़कर है। अब मैं तुम्हारे साथ मदद करूंगा। अब गजेंद्र ललिता के साथ मेहनत करके टमाटर की खेती करता, जिनमें से कुछ टमाटर वह बाजार में गरीब ग्राहकों के लिए सस्ते में बेचते और बाकी टमाटर से अचार बनाकर बेचते, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा होने लगता है और ललिता अपनी 5 बेटियों को पढ़ाती है। आखिरकार एक गरीब माँ का अपनी बेटियों को अच्छी जिंदगी देने का सपना पूरा हो जाता है। गरीब सरजू काम की तलाश में दोपहर की कड़ी धूप में भटक रहा था। वो थककर एक ढाबे के पास रुक जाता है और वहाँ रखे मटके से पानी पीने लगता है। तभी उसे ढाबे में बन रही बढ़िया बिरयानी की खुशबू आती है और वो बिरयानी की तरफ ललचाई आंखों से देखने लगता है। तभी वो अपनी जेब को टटोलता है तो उसमें बस 50 रुपए का नोट था, जिसे देखकर वो कहता है, इतने में तो आधी प्लेट बिरयानी भी नहीं आएगी, और वैसे भी अभी मैं ये पैसे खाने पर खर्च भी नहीं कर सकता क्योंकि अभी तो कोई काम भी नहीं मिला है। पैसों की तंगी के चलते वो 50 के नोट को वापस अपनी जेब में रखता है और पानी पीकर फिर काम की तलाश में निकल पड़ता है। पूरा दिन भटकने के बाद उसे एक तहसीलदार अपने यहाँ मजदूरी पर रखता है। शाम को थका हारा वो अपनी झोपड़ी में पहुँचता है, जहाँ वो अपने परिवार के साथ रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी रज्जो, बड़ी बेटी रूपल और 10 साल का बेटा चीकू था। उसका परिवार गरीबी की हालत में अपने दिन रात काट रहे थे। सरजू के आते ही उसका बेटा चीकू खुशी से कहता है, पापा आ गए, मेरे लिए चॉकलेट लाए हैं ना? हाँ मेरे बच्चे, मैं तेरी चॉकलेट लाना कैसे भूल सकता हूँ। तभी सरजू अपनी जेब से एक छोटी सी चॉकलेट निकालकर चीकू को देता है। तभी रज्जो रूपल को खाना लगाने को कहती है और सरजू से कहती है, कोई काम मिला कि नहीं रूपल के बापू? काम तो मिल गया है रज्जो, मजदूरी कम है लेकिन काम करना जरूरी है, वरना खाने की भी किल्लत हो जाएगी। ये तो है ही। अब देखिए ना, अगले महीने चीकू के स्कूल की फीस भी बढ़ जाएगी। इस गरीबी में बच्चों की पढ़ाई देखे या उनको खाना खिलाए, समझ ही नहीं आता। आज भी मैंने रोटी के साथ धनिये की चटनी पीस दी है बस। अब हाथ मुंह धो लीजिए, रूपल खाना परोस रही है। ठीक है, मैं आता हूँ। कुछ देर बाद पूरा परिवार मिलकर खाना खाता है। समय बीतता है। सरजू मजदूरी करके अपने घर का भरण पोषण किया करता था। एक रोज रूपल अपनी सहेली मंजू के साथ बाजार के रास्ते से जा रही थी। तभी दोनों को उस बिरयानी वाले ढाबे से बिरयानी की बहुत बढ़िया खुशबू आती है। तो उसकी सहेली कहती है, रूपल चलना, चलकर एक प्लेट गर्मा गर्म बिरयानी खाते हैं। बिरयानी? लेकिन तेरी माँ तो कहती है कि तुम शुद्ध शाकाहारी हो और यहाँ तो चिकन बिरयानी मिलती है। अरे शुद्ध शाकाहारी तो मैं घर पर हूँ, बाहर निकल कर तो जो मन करता है वो खा लेती हूँ। किसी को क्या ही पता चलता है। चलना, चलते हैं ढाबे पर। नहीं नहीं मंजू, बिरयानी बहुत महंगी है और मेरे पास उतने पैसे नहीं है, और फिर मैं इतनी महंगी बिरयानी अकेले कैसे खा सकती हूँ। ओफो, तू भी ना खाने की चीज को हर बार मना कर देती है। कभी कभी तो लगता है किस गरीब को अपना दोस्त बना बैठी हूँ मैं। अब तू ऐसे बोलेगी? अरे मजाक कर रही हूँ। बिरयानी ना सही, बर्फ का गोला तो खा ही सकती है ना तू। हाँ चलकर चुस्की खाते हैं। तभी दोनों सहेलियां बाजार में चुस्की वाले के पास जाती हैं और चुस्की खाती हैं। कुछ देर में दोनों अपने अपने घर चली आती हैं। शाम को जब उसकी माँ खाना बना रही थी तो चीकू उसके पास आकर कहता है, माँ मुझे बिरयानी खानी है। आज ना मेरा दोस्त है ना अली, वो खाने के लिए बिरयानी लेकर आया था, उसने थोड़ी सी मुझे भी दी थी। चीकू, तूने उसके लंच से बिरयानी खाई? माँ ने कहा था ना दूसरों का खाना नहीं खाना। नहीं, मैंने खुद नहीं खाई, उसने मुझे खिलाई और वो बहुत अच्छी थी। माँ आप भी बनाओ ना माँ बिरयानी। बिरयानी? पर बेटा उसके लिए बहुत सामान चाहिए और चिकन भी, और हम बिरयानी खाने पर इतने खर्च नहीं कर सकते पैसे। क्यों नहीं कर सकते माँ? मुझे भी बिरयानी खानी है मतलब खानी है। मैं आज पापा के आते ही उनसे कहूँगा। इतना कहकर चीकू बाहर खेलने निकल जाता है।
रज्जो ने बिरयानी कभी खाई नहीं थी और ना ही कभी बनाई थी, क्योंकि उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब हो जाए यही गनीमत थी। रूपल एक समझदार औरत थी, इसीलिए जिद नहीं करती थी। लेकिन चीकू अभी बच्चा था और खाने का शौक किस बच्चे को नहीं होता। शाम को जब सरजू घर आता है और सभी खाना खाने बैठते हैं, तो इससे पहले कि चीकू सरजू से बिरयानी की बात करता, रज्जो उसके सामने थाली में भुने हुए चावलों पर प्याज सजा कर उसे खाने को देती है। 10 साल का चीकू भुने हुए चावल को बिरयानी समझकर खुशी से खाता है, लेकिन उसे बिरयानी वाला स्वाद नहीं आता, तो वो कहता है, माँ ये बिरयानी नहीं है, मुझे नहीं खानी है। बिरयानी? हाँ पापा, चीकू बिरयानी खाने की जिद कर रहा था, तो माँ ने बचे हुए चावलों को तड़का मारकर ये बना दिया। और ये बिरयानी जैसी नहीं है पापा, मुझे भी बिरयानी खानी है, मुझे पसंद है बिरयानी। हाँ हाँ चीकू, क्यों नहीं, तेरे पापा तुझे बिरयानी जरूर खिलाएंगे, भर पेट। हाँ, लेकिन अभी माँ ने जो बनाया है उसे खा लो। लेकिन कब पापा? हाँ मैं समझ गया, आप मेरे जन्मदिन पर बिरयानी ला कर देंगे ना, यानी मेरे जन्मदिन पर बिरयानी की दावत होगी है ना। बस कर चीकू, बहुत हो गया बिरयानी, ये चावल खा ले, माँ ने कितने प्यार से बनाए हैं। ठीक है दीदी, लेकिन जन्मदिन पर तो मैं बिरयानी ही खाऊंगा। इतना कहकर चीकू खाना खाने लगता है। समय बीतता है। चीकू का जन्मदिन आने में अभी 2 हफ्ते का समय बाकी था, लेकिन अपने जन्मदिन पर बिरयानी खाने के लिए वो एक-एक दिन करके गिन रहा था। वहीं उसके गरीब माता पिता भी चाहते थे कि वो अपने बच्चे की ये इच्छा कम से कम पूरी कर सके। एक रोज रूपल अपने भाई के साथ दुकान से सामान लेकर लौट रही थी। तभी चलते चलते चीकू रुक जाता है, तो रूपल उससे कहती है, क्या हुआ, रुक क्यों गया, चलना नहीं है क्या? दीदी दीदी देखो, वो लोग उस ठेले के पास बिरयानी खा रहे हैं, हम भी वहाँ चलते हैं ना। चीकू, तेरे जन्मदिन पर पापा तुझे बिरयानी खिलाने वाले हैं ना, पर तू क्यों जिद कर रहा है? लेकिन उसमें तो अभी बहुत दिन बाकी है ना, तब तक यहाँ से खा लेते हैं। तभी रूपल बिरयानी के ठेले पर देखती है तो वहाँ आधी प्लेट चिकन बिरयानी के 70 रुपए लिखे थे और उसके हाथ में सामान के साथ सिर्फ 30 रुपए ही बचे थे। तो वो अपने भाई को समझा बुझा कर घर लाती है। समय बीतता है और आखिरकार चीकू के जन्मदिन का दिन आता है। इस खुशी में रज्जो उसके लिए आटे का हलवा बनाती है और भगवान को भोग लगाने के बाद चीकू को खिलाती है। कैसा है हलवा? अच्छा है माँ, और आज शाम तो हम सब बिरयानी खाएंगे। सुनिए जी, देखिए ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप बस थोड़े पैसे खर्च कर चीकू के लिए ही बिरयानी ले आइएगा। हाँ पापा, माँ सही कह रही हैं। तुम दोनों चिंता मत करो, भगवान की कृपा रही तो आज इस गरीब के घर बिरयानी जरूर आएगी। इतना कहकर सरजू काम पर निकल जाता है। दिन ढलता है। शाम के समय सरजू बिरयानी लेने उसी ढाबे पर जाता है और हाफ प्लेट बिरयानी पैक करने को कहता है। लेकिन किस्मत से उस दिन ढाबे के 1 साल पूरा होने पर हर तरफ से खाने के आधे दाम की छूट थी, जिसके कारण उसे हाफ प्लेट के दामों पर फुल प्लेट बिरयानी मिलती है, जिसे लेकर वो खुशी खुशी घर आता है तो देखता है कि उसके पड़ोस में रहने वाली अमीना बहन उसके घर बिरयानी देने आई है। रज्जो बहन, आज जुम्मा था इसलिए मैंने अपने घर में चिकन बिरयानी बनाई है, इसलिए तुम्हारे लिए भी थोड़ी ले आई, लो कबूल करो। धन्यवाद अमीना बहन, जुम्मा मुबारक हो आपको। शुक्रिया आपको भी। अच्छा, खुदा हाफिज। इतना कहकर अमीना उसे बिरयानी देकर चली जाती है, जिसके बाद इस तरह गरीब के घर पर एक नहीं बल्कि 2-2 जगह से बिरयानी आती है। ये देखकर चीकू बहुत खुश होता है। तभी रज्जो कहती है, इस गरीब के घर कभी बिरयानी की दावत होगी ये कभी नहीं सोचा था। सोचा तो मैंने भी नहीं था रज्जो, मैं तो ढाबे पर हाफ प्लेट बिरयानी ही ले रहा था, लेकिन ढाबे पर छूट के चलते मुझे कम दाम में 1 प्लेट बिरयानी मिल गई। अब जब घर में बिरयानी आ गई है तो खाते हैं ना माँ पापा। हाँ हाँ, पहले तू ही खा ले, इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहा था ना बिरयानी खाने का। तभी चीकू सबसे पहले खाने की शुरुआत करता है और फिर पूरा परिवार साथ में मिलकर बिरयानी खाता है।